फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज़ फॉर द डिले। मैं पूरा एक दिन लेट अपलोड कर रही हूँ डेली टारगेट, लेकिन मुझे इतना समय इसलिए लगा क्योंकि ये जो जो टॉपिक है इसको मुझे पूरी तरह से क्लियरली अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लग गया, जिसकी वजह से लेक्चर्स बनाने और अपलोड करने में भी टाइम लगा। जीडीपी को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड एंड इनकम मेथड। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड जो होता है उसको इनकम डिस्पोजल मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि वो ये मेज़र करता है कि कोई भी सोसाइटी जो है, जो इनकम वो जनरेट करती है उसको किस तरीके से खर्चा करती है। एक्सपेंडिचर मेथड के 4 कंपोनेंट हैं। पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तीसरा है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और चौथा है नेट एक्सपोर्ट्स यानी एक्सपोर्ट माइनस इनपुट। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है। कंजम्पशन जब हम किसी ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज पे अपना पैसा खर्च करते हैं जिससे हम कोई फर्दर फ्यूचर में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं होंगे, इससे हमें कोई फ्यूचर में इनकम जनरेट नहीं होगी, उसको कंजम्पशन बोलते हैं ऐसे खर्चे को, चाहे वो गवर्नमेंट करे या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल्स करे। लेकिन फिर गवर्नमेंट के फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इंडिविजुअल के फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को अलग किया जाता है, ताकि गवर्नमेंट जो खर्चे कर रही है उसका ओवरऑल इकोनॉमी में क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, पॉजिटिव पड़ रहा है, नेगेटिव पड़ रहा है, उसको उसकी पॉलिसीज़ को चेंज करना चाहिए। ये सब भांपने के लिए गवर्नमेंट के जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं उनको अलग रखा जाता है हाउस होल्ड्स के फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से, क्योंकि दोनों का जो मोटिव है एक्सपेंडिचर का वो डिफरेंट होता है। गवर्नमेंट का जो मोटिव होता है अल्टीमेटली अपने सिटीजन्स का वेलफेयर होता है, जबकि जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होता है उनका मोटिव अपना पर्सनल वेलफेयर होता है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन में हर वो गुड्स एंड सर्विसेज पे जो कोई हाउस होल्ड खर्चा करता है अपने नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, वो सारे खर्चे इसमें आते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन में। उसके अलावा जो अपने ह्यूमन कैपिटल पे भी कोई हाउस होल्ड खर्चा करता है अपनी ट्रेनिंग के लिए, स्किलिंग के लिए, एजुकेशन में, हेल्थ में, वो भी जो है इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनको फाइनल कंजम्पशन में आते हैं हाउस होल्ड्स के, क्योंकि जो ह्यूमन कैपिटल है उसको कोई कंट्री या कोई इकोनॉमी ओन नहीं कर सकती, वो जो है वो कोई इंडिविजुअल ही उसको ओन कर सकता है, और ना ही हम उसको किसी स्टैंडर्ड टर्म पे, किसी स्टैंडर्ड स्केल पे मेजर कर सकते हैं। उनकी जो वैल्यू है वो हर एक पर्सन टू पर्सन यूनिक होती है। इसीलिए ह्यूमन कैपिटल पे भी जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है हाउस होल्ड के द्वारा, वो भी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आता है, इन्वेस्टमेंट में नहीं। उसके अलावा जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो जो हाउस होल्ड को किसी इंडिविजुअल को सर्व करती है, उनका भी जो एक्सपेंडिचर है वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आता है, क्योंकि ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, तो वो जो किसी इंडिविजुअल को सर्व करती है फ्री में करती है, उसके बदले कोई पैसे नहीं लेती। गवर्नमेंट के फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या आता है, गवर्नमेंट जो भी खर्चे करती है पब्लिक गुड्स या पब्लिक सर्विसेज अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करने के लिए, वो सब जो है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आता है। जैसे गवर्नमेंट ने कोई हॉस्पिटल बनाया, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ है, जितने भी लोग हैं जो गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं, उनको सैलरी देना हो, उनका पूरा कॉम्पनसेशन। यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि जो एम्प्लॉय का कॉम्पनसेशन और एम्प्लॉय की सैलरी में थोड़ा सा डिफरेंस है। एम्प्लॉय की जो सैलरी होता है वो किसी काम को करने पर जो उसको मिलता है वो उसका सैलरी होता है, लेकिन एम्प्लॉय का जो कॉम्पनसेशन होता है उसमें उसकी सैलरी और वेजेस तो आते ही हैं, उसके अलावा जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स सरकार उसको देती है या जो एम्प्लॉयर उसको देता है, यानी ओल्ड एज में पेंशन देना, रिटायरमेंट बेनिफिट देना या मेडिकल इंश्योरेंस देना, ये सारी चीज़ें जो है एम्प्लॉय के कॉम्पनसेशन में आता है। यानी एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन जो है ब्रॉड है, उसी का एक कंपोनेंट है सैलरी या वेजेस। नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है, जब एक्सपोर्ट्स टोटल एक्सपोर्ट्स जितना पैसे का हुआ उसमें इंपोर्ट की वैल्यू को माइनस कर दें तो हमको मिलता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, नेट एक्सपोर्ट जो है एक तरीके से फर्म्स की जो इनकम है
उन्होंने जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाया, ज़रूरी नहीं है कि उसको, जैसे इंडिया की कोई कंपनी है वो गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है, तो ज़रूरी नहीं है कि उस गुड्स एंड सर्विसेज को सिर्फ इंडिया के लोग भी खरीदें, उसको बाहर के देश के लोग भी खरीद सकते हैं। तो जब कोई बिजनेस जो है अपनी कंट्री के अलावा दूसरी कंट्री में अपने गुड्स एंड सर्विसेज बेचता है और उससे पैसे कमाता है, तो उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि इंडिया के लोग सिर्फ इंडिया की कंपनी के ही गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे, दूसरी कंट्री के गुड्स एंड कई कंपनी के गुड्स एंड सर्विसेज भी खरीद सकते हैं। तो उसको जो है इंपोर्ट बोलते हैं, और इंपोर्ट को जो है हम माइनस करते हैं। इंपोर्ट को माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि इंपोर्ट जो है क्या है, कंजम्पशन ही तो है। हमने गुड्स एंड सर्विसेज चाहे वो इंडिया की कंपनी से खरीदी हो या बाहर की कंपनी से खरीदी हो, अपने इमीडिएट यूज़ के लिए, अपने डेली नीड्स के लिए जो हमने खरीदा है, उन्हीं की वैल्यू है इंपोर्ट। तो इसीलिए ये जो है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है इंपोर्ट, इसलिए इंपोर्ट की वैल्यू को माइनस किया जाता है, नहीं तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। इंपोर्टेड गुड्स को जीडीपी में इसलिए भी शामिल नहीं करते क्योंकि जीडीपी जो है जोग्राफिकल टेरिटरी पे फोकस करता है। जोग्राफिकल बॉर्डर्स के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं किसी कंट्री के, उसको शामिल करता है जीडीपी में। और इंपोर्टेड गुड्स जो है दूसरी कंट्री के जोग्राफिकल बॉर्डर्स में प्रोड्यूस हुए होते हैं, तो वो दूसरी कंट्री के जीडीपी का हिस्सा होगी। इसलिए भी इंपोर्टेड गुड्स को जीडीपी में कैलकुलेट नहीं किया जाता। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, पैसा जब ऐसी चीज़ों पे लगाया जाता है जिससे हमको फ्यूचर में इनकम जनरेट हो या कोई गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन कैपेसिटी इन्हेंस हो या प्रोड्यूस कर पाए, उनको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है या इन्वेस्टमेंट जो है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आते हैं। पहला तो हाउस होल्ड के साइड से, अगर कोई नया घर कोई इंडिविजुअल बना रहा है, नए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो आता है। दूसरा, अगर सरकार कोई रोड ब्रिज बनाती है जिससे जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन जो है उसको और एक्सपेंड करने में हेल्प होगा और रेवेन्यू जनरेट होगा गवर्नमेंट को सालों तक आने वाले टाइम पे, वो जो है वो आता है। या फिर जो इन्वेंटरी है किसी बिजनेस के पास, वो भी जो है कैपिटल फॉर्मेशन की कैटेगरी में आता है। इन्वेंटरी कैपिटल फॉर्मेशन की कैटेगरी में क्यों आता है, क्योंकि जीडीपी जो है कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ उसकी मार्केट प्राइस को कैलकुलेट करता है या उसकी फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट करता है। लेकिन इन्वेंटरी जो है वो भी गुड्स एंड सर्विसेज ही है, किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में प्रोड्यूस हुए हैं, भले वो बिके नहीं। तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनका सेल हुआ या नहीं, इस बात से फ़र्क पड़ता है कि वो उनका प्रोडक्शन हुआ है। इसीलिए इन्वेंटरी जो है वो भी कैपिटल फॉर्मेशन में आता है, क्योंकि ये जो है एक तरीका का एसेट है किसी कंपनी के लिए। इनको एक टाइम पर बेचने के बाद कंपनी को रेवेन्यू ही जनरेट होगा। और इन्वेंट्री में जो चेंज है आता है साल दर साल, उसको कैसे मेजर करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक को माइनस करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, जब किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के एंड में किसी कंपनी के पास जो गुड्स हैं वो रह गए, जो वो उस साल बेच नहीं पाया, जो बिके नहीं उस साल, उसको बोलते हैं। और ओपनिंग स्टॉक जो होता है किसी फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में जितना स्टॉक उसके पास पड़ा है उसको बोलते हैं। तो जब इन दोनों को माइनस किया जाता है तो कितना इन्वेंट्री में चेंज आया वो पता चल जाता है। अब यहाँ स्टॉक और इन्वेंट्री में क्या फ़र्क है। स्टॉक जो होता है जो फिनिश्ड गुड्स होते हैं, जो कस्टमर को डायरेक्टली सेल करने के लिए रेडी हैं, ऐसे गुड्स को स्टॉक बोला जाता है। जबकि इन्वेंट्री जो होता है उसमें स्टॉक यानी फिनिश्ड गुड्स तो आते ही हैं, उसके अलावा जो रॉ मटेरियल्स हैं या ऐसे जो गुड्स हैं जो पूरी तरह बनकर रेडी नहीं हुए हैं वो भी आते हैं। नए घर जब कोई इंडिविजुअल या कोई हाउस होल्ड बनाता है उसको इन्वेस्टमेंट में की कैटेगरी में क्यों रखा जाता है, क्योंकि उससे जो है किसी को सर्विसेज ही मिलेंगी, शेल्टर की सर्विसेज मिलेगी। दूसरा, उसको बनाने में जो भी खर्चा आता है उससे, उसको बनाने में लेबर चाहिए, दूसरे मटेरियल्स चाहिए, इससे किसी कंपनी या किसी इंडिविजुअल को उससे काम मिलता है और उससे उनकी इनकम जनरेट होती है। इसीलिए जो नया घर बनाया जाता है उसको इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में रखा जाता है, भले वो इन्वेस्टमेंट जो है किसी हाउस होल्ड ने ही किया हो तो भी। उसके अलावा जो हाउस होल्ड जो है वैल्यूएबल्स खरीदते हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, उस पर भी जो हाउस होल्ड जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं, उसे खरीदते हैं प्रेशियस मेटल्स को।
उसको भी जो है इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि वो जो है अनप्रोडक्टिव एसेट होता है। सोना और चांदी खरीदने से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए इनको जो है इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि इकोनॉमी में जो है जो प्रोडक्टिव एसेट्स है उनको ही इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। अब कौन कौन सी चीज़ें जो है एक्सपेंडिचर मेथड में कैलकुलेट नहीं होती है। पहला तो ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम है क्या? ट्रांसफ़र इनकम जो होता है, जब कोई गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस होती है तो उसकी जो मार्केट प्राइस होती है उसमें जो इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, वही इनडायरेक्ट टैक्स जो है उस गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है, और उसी रेवेन्यू से जो है वो अपने सिटीजन्स को ट्रांसफ़र इनकम प्रोवाइड करती है, पेंशन के फॉर्म में हो या किसी अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के फॉर्म में हो। तो अगर हम ट्रांसफ़र इनकम को अलग से ऐड करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसलिए ट्रांसफ़र इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता। अगर ट्रांसफ़र इनकम को कोई इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन में खर्च कर दे तो ही उसे जीडीपी कैलकुलेट करने में काउंट करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड में, और वो जो है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में शामिल होगा। तो जो कोई फाइनेंशियल एसेट हो, शेयर्स हो, किसी कंपनी के बॉन्ड हो, किसी कंपनी के शेयर्स हो, या फिर कोई प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो, कोई घर ही क्यों ना हो, कोई गाड़ी ही क्यों ना हो, उसका जो रीसेल होता है, दोबारा जब उसको सेल किया जाता है, उसका भी जो वैल्यू है उसको एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड नहीं किए जाते, क्योंकि इससे भी डबल काउंटिंग हो जाएगी। क्योंकि जिस टाइम पे कोई गाड़ी नई नई बनी होगी उस साल के जीडीपी में उसका प्रोडक्शन का वैल्यू इंक्लूड हुआ होगा, उसको कैलकुलेट किया गया होगा। जिस साल वो घर नया नया बना होगा उस साल उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे इंक्लूड कर दिया गया होगा उस साल की जीडीपी में, उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की जीडीपी में। इसीलिए उसको बाद में जब खरीदा बेचा जाता है ओल्ड प्रॉपर्टी को, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घर हो, या किसी कंपनी के शेयर्स ही हो, उनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। किसी कंपनी के शेयर्स भी जब दो पर्सन एक दूसरे को बेचते हैं किसी एग्जिस्टिंग शेयर को, तो उसमें जो है ओनरशिप का ट्रांसफ़र होता है, अलग से कोई गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट नहीं होती है, उनका प्रोडक्शन नहीं होता। जब लेकिन जो ब्रोकर है जिसने किसी ओल्ड प्रॉपर्टी का ही सही, किसी पुराने घर का बाइंग एंड सेलिंग, बायर और सेलर को मिलाकर उसका सेल करा दिया, या शेयर्स का सेल करा दिया, किसी गाड़ी का सेल करा दिया, उसका जो उसके बदले जो वो कमीशन लेगा वो जो है जीडीपी में कैलकुलेट होता है, क्योंकि वो जो है नई सर्विस है जो उस वक्त प्रोड्यूस हुई, और वो जो उस सर्विस के बदले जो ब्रोकर ने जो कमीशन लिया है वो उसका अर्नड इनकम है, उस ब्रोकरेज की सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद उसको मिला है, इसलिए उसको जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है। यानी प्रॉपर्टी और एसेट्स के रीसेल को इंक्लूड नहीं किया जाता है जीडीपी में, रीसेल वैल्यू को। लेकिन उन जो ब्रोकर होते हैं जो ये रीसेल फैसिलिटेट करते हैं, उसके बदले जो वो कमीशन लेते हैं, वो जो है एक नई सर्विस होती है उस टाइम पे जो जनरेट होती है, और उससे उस ब्रोकर को इनकम होता है, उसको जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है। उसके अलावा जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनको भी जीडीपी में कैलकुलेट नहीं किया जाता, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स का जो वैल्यू है वो फाइनल गुड्स के प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। अगर उनको भी दोबारा हम गिनेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसलिए